हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ खरकवाल आप लोगों का सौरभ खरकवाल फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैंने एक मुहिम चलाई है मिशन फॉर फ्री एजुकेशन। इसके तहत मैं 2023 का कंप्लीट क्लास 12 का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। हर एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कराने वाला हूं। जितना आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ सकते उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आप लोगों को जितने टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर दूंगा, वहाँ पे मैं रेगुलर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बाकी सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपको लगता है जिनमें एक पोटेंशियल है, आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। उन्हें बताइए हमारे चैनल के बारे में और उन्हें बताइए कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है पहले चैप्टर की, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जाके उसे देखो और स्टार्टिंग से देखो, सारी चीज़ें समझ में आएगी। बाकी नोट्स के लिए मुझसे कांटेक्ट करने को बोल दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है कूलम्ब्स लॉ। तो इससे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था बहुत डिटेल में, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ इसीलिए मैंने आप लोगों को, और हाँ, हमारी वीडियो हर दिन लगभग 6 बजे के आसपास शाम को आ जाती है, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो थोड़ा सा पेन को एडजस्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसका साइज बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी यूनिट का नाम था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बच्चे कूलम्ब्स लॉ तो पढ़ते हैं बट इसकी लिमिटेशंस नहीं पढ़ते हैं। और कूलम्ब्स लॉ में जो आपने चीज़ सीखनी चाहिए ना, आप वो पॉइंट नहीं समझ पाते, इस वजह से आपको लिमिटेशन समझ में नहीं आती है। तो एक एक पॉइंट पे मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो चार्ल्स अगस्तियन कूलम ने 1785 में, जो ये पर्सन देख रहे हैं मिस्टर, तो यही है आपके कूलम। इन्होंने ही कूलम्ब्स लॉ दिया था। इन्हीं के नाम पे जो चार्ज है ना, जो आपका चार्ज होता है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, ठीक है ना। तो चार्ज की जो यूनिट कूलम पड़ी है वो चार्ल्स अगस्तियन कूलम के नाम पे पड़ी है, ठीक है। अब इन्होंने जो कूलम्ब्स लॉ है इसमें क्या बताया, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। तो इन्होंने बोला, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional product of magnitude of two charges inversely proportional to the square of the distance between them। ऐसा इन्होंने बोला भी है। क्या है पता नहीं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको मैं एकदम डिटेल में अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है ना। लेट अस सपोज, मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है ना। फिगर अभी कैसा भी बनेगा आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों चार्ज ना, कूलम ने बोला पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? दोनों के दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो पहला पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, ठीक है ना। तो जो पहला पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को मैं Q1 बोल देता हूँ और दूसरे पॉइंट चार्ज को मैं Q2 बोल देता हूँ। तो कूलम ने अपने लॉ को जब एक्सप्लेन किया तो उसने बोला चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अभी बताऊंगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है आपको। हाँ, चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। दूसरी बात, कूलम ने बोला अपने लॉ में कि ये दोनों जो पॉइंट चार्ज हैं ये रेस्ट में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए। या कह सकते हो कि पॉइंट चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ बच्चों तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज होंगे, ठीक है ना, और दोनों के दोनों चार्जेस किस में होंगे? रेस्ट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कूलम्ब्स लॉ की। लॉ समझ में आ जाएगा 100%, बहुत इजी लगेगा, लेकिन ये दो पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और कूलम लॉ में हम लोग निकालते क्या हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, इसको समझते हैं। देखो ना, आपको ये पता है कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। अब हम लोग ये जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज को कभी भी एक दूसरे के अगर नजदीक लाओगे तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्ज है, इनको एक दूसरे के नजदीक लाओगे, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? रिपल करते हैं। अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, मैं किसी को धक्का मार रहा हूं, मतलब हम दो लोग एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो ये दो चार्ज जब एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक दूसरे पे फोर्स तो लगा ही रहे होंगे ना। ये दोनों रिपल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा, तभी तो अट्रैक्ट हो रहे होंगे ना। तो कूलम ने बताया कि दो
चार्जेस एक दूसरे पे जब रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में कुलम ने बताया। तो कुलम ने क्या बताया, ये क्लियर हो गया। कुलम ने बताया दो चार्जेस पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स, लेकिन कौन से चार्जेस पे, पॉइंट चार्जेस पे लगने वाला। और पॉइंट चार्जेस क्या होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, तभी वो फोर्स हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मतलब समझते हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, इसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें होती है, उसको वेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मैं 20 मीटर नॉर्थ गया तो 20 मीटर मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्थ मेरी क्या होगी, डायरेक्शन हो गई। तो ये जो मैंने बात करी, डिस्प्लेसमेंट की बात करी होगी, तो ये एक वेक्टर हो गया। तो कुलम ने दो चार्जेस पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स बताया, ठीक है। लेकिन कब ये कंडीशन अप्लाई होगी, जब चार्ज पॉइंट चार्ज होंगे और चार्ज किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। इतनी चीज आप लोगों को आनी चाहिए। अब बात ये है कि ये जो पॉइंट चार्ज हैं ये होते क्या हैं, व्हाट आर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से समझाता हूं मैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, या पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो पॉइंट चार्ज आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये ए है, ये बी पॉइंट है। मान लो ए से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस 500 मीटर है, ठीक है ना। 500 मीटर डिस्टेंस है ए से बी पॉइंट तक की, और ए से बी की तरफ को एक ट्रेन चल रही है, एक रेलगाड़ी चल रही है ए से बी की तरफ को। लेकिन जो आपकी ये रेलगाड़ी है ये 100 मीटर की है। तो बताओ ए से बी तक की जो डिस्टेंस है 500 मीटर, इस 500 मीटर के कंपैरिजन में ये ट्रेन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो इस 500 मीटर के कंपैरिजन में 100 मीटर की ट्रेन मेरे को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देगी। तो इसको अभी मैं क्या बोल सकता हूं, ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं। अब मान लो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, ए से बी तक की डिस्टेंस मान लो 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर मतलब बहुत ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है ना। ए से बी तक की डिस्टेंस 500 किलोमीटर है और ए से बी की तरफ को एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, 100 मीटर की ट्रेन जा रही है। तो बताओ इस 500 किलोमीटर के कंपैरिजन में ट्रेन कैसी होगी, एक मटर के दाने के बराबर होगी, उससे भी छोटी होगी, है ना। 500 किलोमीटर के कंपैरिजन में ट्रेन का साइज तो नेग्लिजिबल होगा। तो अब इसको ऑब्जेक्ट ना कहते हुए क्या कह दोगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो क्या समझ में आया, बताओ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसने जितनी डिस्टेंस कवर करनी है उसके कंपैरिजन में छोटा हो जाए तो उस समय उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये दोनों चार्जेस का जो साइज है, साइज मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनके सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम लेनी है, तभी आपका कूलम्ब्स लॉ लगेगा, ठीक है ना। तो समझ में आया ना पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब कूलम्ब्स लॉ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कूलम ने बोला अगर हमारे पास दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, मान लो पहला Q1 ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, Q2, एक दूसरे से ये r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ये एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, और दोनों के दोनों चार्ज रेस्ट में है। तो कूलम ने बोला दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रेस्ट में रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। मान लो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे पे रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, एक दूसरे पे रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। तो इसलिए मैं साइन यूज नहीं कर रहा हूं बच्चों। तो कूलम ने बोला अगर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रेस्ट में रखे हुए हैं तो इनके बीच में रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन का फोर्स काम कर सकता है। सेम नेचर के होंगे तो रिपल करेंगे, अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इन चार्जेस पे लगने वाला अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का जो फोर्स होता है ना F, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। तो इन पे लगने वाला अट्रैक्शन रिपल्सन के जो फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब अभी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं कि कितना फोर्स लगाएंगे, 50 लगाएंगे, 60 लगाएंगे, 100 लगाएंगे, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो इन चार्जेस पे लगने वाला अट्रैक्शन रिपल्सन का जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना। अब आप बोलोगे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि आपने चार्ज का साइन नहीं लेना है। मतलब कि अगर ये +5 कूलम है और ये वाला चार्ज मान लो -7 कूलम है, तो आपने सिर्फ Q1 की जगह 5 रखना है, Q2 की जगह 7 रखना है, आपने साइन यूज नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया ना। तो मुझे पता चला कि चार्ज का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो उतना ज्यादा फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी चीज,
क्या बोला कुलम ने, इन चार्जेस पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्सली का मतलब होता है बच्चों की इनके बीच की अगर डिस्टेंस बढ़ेगी ना, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स आपका क्या होगा, घटेगा। कैसे, इसका एक ग्राफ आता है इनवर्सली वाला, अगर आपने ग्राफ कभी पढ़ा होगा, ये फोर्स है आपका, ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है। इनवर्सली मतलब कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका फोर्स क्या होगा, आर बढ़ाओगे तो फोर्स आपका घटेगा, ये बोला, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बढ़ाने से आपका फोर्स घटेगा, ऐसा बोला। तो सिर्फ ये दो चीजें बताई, ये कहीं ना कहीं ना कुलम ने दिमाग लगाया। आपको याद है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो मास के बदले यहां इसने ले लिया चार्ज, सिंपल सी बात है। अब दोनों को कंबाइन कर लेता हूं फिर। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर अगर 2 को मैं कंबाइन करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, यह आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर क्या है आपका Q1 Q2 अपॉन कितना है R स्क्वायर। ठीक हो गया भैया, ठीक है। अब इससे आगे का काम करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाओगे ना बच्चों तो इक्वल आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे इक्वल आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर से मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहा हूं तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, तो कुलम ने बोला K ले लेते हैं कांस्टेंट को, तो F इक्वल टू K आ जाएगा, यह आ जाएगा Q1, यह आ जाएगा आपका Q2 अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब एक कांस्टेंट आ गया है K। अब बात यह है कि कुलम ने बोला कि ये जो K कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब बात करते हैं जो K कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहां पर को जो K है ना इसको बोलते हैं, पहले तो नाम देख लेते हैं कि K का क्या होगा। K एक कांस्टेंट है ना, तो K को बोला K इज कॉल्ड, तो कुलम ने बोला K को क्या बोलेंगे, हमारी यूनिट का नाम क्या है बताओ तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज की रेस्ट में स्टडी कर रहे हैं, चार्ज रेस्ट में है। तो कुलम ने बोला कि K को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और निकाल के आ रहे हैं हम फोर्स, तो उसने बोला K को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और K कांस्टेंट है तो K का नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। समझ में आ गया ना। तो कुलम ने बोला जो आपका एक K कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू नहीं, इसको क्या नाम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। समझ में आ गया। तो K को ये चीज बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। अब बात यह है कि ये K की वैल्यू होगी क्या। कुलम ने बोला नाम तो हमें पता चल गया K का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू भी तो होगी ना। तो कुलम ने देखा एक्सपेरिमेंटली जो आपका ये K कांस्टेंट है ना, इसकी जब वैल्यू निकालने की कोशिश करी कुलम ने, तो उसने देखा इसकी वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, पहली चीज़ मीडियम, कुलम ने देखा कि K की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ K की वैल्यू कुलम ने देखा यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करती है। अब कैसे देखा हल्का सा समझा देता हूँ। मान लो ये Q1 Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, इनके बीच में अगर वैक्यूम है, दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, तो मैं फोर्स जब निकालता हूं Q1 Q2 अगर मेरे को पता होगा, R पता होगा, तो ये मान लो 100 आया, कितना आया 100। अब जैसे इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R है, चार्ज वही है, लेकिन इनके बीच का मीडियम बदलता हूं, इनके बीच से वैक्यूम को हटा देता हूं और वाटर भर देता हूं। तो जैसे ही दोनों चार्जेस के बीच में वाटर भर देता हूं मैं, तो मैं देखता हूं कि मेरा जो फोर्स है ना, मान लो 30 न्यूटन हो गया। तो फोर्स बदल गया, देखो सिर्फ कैसे बदला, चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, सिर्फ मीडियम को बदलने से, बीच के मीडियम को बदलने से फोर्स बदल रहा है। इसका मतलब जो K है, K की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती होगी, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में Q1 Q2 और R स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है, मैं सिर्फ मीडियम बदल रहा हूं तो F बदल रहा है, इसका मतलब K की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड कर रही होगी। दूसरी चीज K की वैल्यू यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करती है, तो हम जानती है। मान लो मैंने बोला मैं 1 किलोमीटर गया, अब किसी ने बोल दिया नहीं नहीं तू 1000 गया है। अब लेकिन जब वो 1000 बोलेगा तो वो क्या बोलेगा, उसको मीटर बोलेगा। तो बताओ 1 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर में फर्क तो नहीं है ना, लेकिन यूनिट बदलने से 1 को हम 1000 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या पता चला कि जो K की वैल्यू है, कुलम ने देखा दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहली चीज मीडियम और दूसरी चीज K की वैल्यू यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करती है। अब आप बताओ कि मीडियम तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, एयर हो सकता है दोनों चार्जेस के बीच में, वाटर हो सकता है दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में ग्लास रख सकते हो आप लोग, दोनों चार्जेस के बीच में लकड़ी का बुरादा रख सकते हो, दोनों चार्जेस के बीच में वैक्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो मीडियम तो बहुत सारे होंगे, तो K की वैल्यू तो बहुत सारी होंगी, इतनी सारी वैल्यू तो याद नहीं कर सकते। तो इसलिए कुलम ने बोला आप K की इतनी सारी वैल्यू तो याद नहीं कर सकते, तो उसने बोला हम किसके लिए देखेंगे, उसने बोला अगर हम मीडियम वैक्यूम ले लें, क्या ले लें, क्योंकि वैक्यूम में ना दोनों चार्जेस के बीच में कोई नहीं है, तो उस समय जो फोर्स है वो मैक्सिमम आएगा। तो कुलम ने बोला फॉर वैक्यूम
अगर हमारा मीडियम वैक्यूम हो और यूनिट सिस्टम कौन सा हो वो तो आपको पता ही है, हम लोग SI यूनिट सिस्टम यूज करते हैं, तो SI यूनिट सिस्टम। तो कुलम ने बोला अगर हमारा मीडियम वैक्यूम हो और हम कौन सा यूनिट सिस्टम यूज करें, SI यूनिट सिस्टम यूज करें, तो उस समय जो K की वैल्यू है ना, ये कितनी आती है पता है? तो K की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है। ये जो चीज़ है ना बच्चों, ये एप्सिलॉन है, APSILUM इसकी स्पेलिंग होती है, याद हो जाएगा आपको 2-3 दिन में, आप बार बार सुनोगे तो। K की वैल्यू होती है, उसने बोला कुलम ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन के नीचे नॉट लगाया तो नॉट या जीरो किसी भी चीज के नीचे लगता है तो वो वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, समझ में आ गया ना? तो K की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो K की जो ये वैल्यू है रख दो इक्वेशन 3 में। तो इसके बाद लिखता हूं यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ K कहां? इन इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन 3 में K की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना? तो इक्वेशन 3 क्या थी आप लोग अगर देखना चाहो तो ये थी F = K Q1 Q2 अपॉन R² थी। हाँ, इक्वेशन 3 थी आपकी F = K Q1 Q2 अपॉन R² थी। और मैंने अभी अभी बताया कि वैक्यूम के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। रख देता हूं, तो यहां से आ जाएगा भैया आपका F = K की जगह रखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो यही है बच्चों आप लोगों का कुलम्स लॉ, ठीक है ना? तो कुलम ने बताया अगर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो इन पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स है F किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब आप लोग सोच रहे होगे पता नहीं ये क्या चीज है, तो इसकी बात बताता हूं मैं आप लोगों को। तो अब लिखते हैं, देखो हेयर, ध्यान से देखना, ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ना इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बच्चों? सुनना हाँ जरा ध्यान से, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ, नॉट लगा है ना, क्या बोलोगे इसको? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कि जहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसका एक और नाम होता है फ्री स्पेस, ठीक है? तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात ये आती है कि इसकी वैल्यू भी तो होगी फिर एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट कितनी होती है मैं अभी आप लोगों को डायरेक्ट याद करा रहा हूं, थोड़ी देर में निकालना सिखाऊंगा। तो इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है, ठीक है? तो एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को पता चल गया। लेकिन ना बच्चों कभी कभी न्यूमेरिकल में ना आपको Q1 दिया होता है, Q2 दिया होता है, R दिया होता है, आपसे फोर्स निकालोगे हैगा, निकाल सकते हो आप। Q1 पता है, Q2 पता है, आपको R दिया है क्वेश्चन में, एप्सिलॉन नॉट मैंने बता दिया, रखोगे निकल जाएगा। लेकिन ना ये एप्सिलॉन नॉट जब आप रखोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता है और आपको बार बार यही रखना है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं और याद कर लेते हैं परमानेंट। तो जब भी कभी ये दिखेगा तो उसकी जगह डायरेक्ट वो रखेंगे। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर को जो आपका ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो जरा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो बच्चों इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया बहुत टाइम से सॉल्व करते आ रही है। तो इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, न्यूमेरिकल जब करोगे ना तो आपने बार बार अब एप्सिलॉन नॉट की बेकार सी वैल्यू नहीं रखनी है, आप डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद कर दो। तो अगर आपको Q1 दिया है, Q2 दिया है, R दिया है, रख दोगे और इसकी जगह सीधे क्या रख दोगे? 9 इंटू 10⁻9 रख दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, आपको ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी यूनिट निकालना सिखाता हूं कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकलती कैसे है, ठीक है ना बच्चों? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन निकालना भी चलो सिखाई देता हूं। हाँ, इसको भी मिटा लेते हैं। हाँ, देखो सिंस F इक्वल टू कितना है बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर है। अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पता करनी है, अपॉन वाली चीज यहां भेज देता हूं, एफ को यहां भेज देता हूं। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एफ, एफ यहां आ जाएगा और ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। अब इसकी यूनिट पता करनी है ना, तो देखो सबकी यूनिट रखते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ, कूलम। 4 नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। पाई नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये फोर्स है तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है बताओ, मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे निकलती है। एक और यूनिट है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देखो कभी कभी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ये नहीं दिए रहता है, ये देता है फैरेड। फैरेड को एफ से दिखाते हैं पर मीटर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कभी कभी इसको फैरेड पर मीटर भी कहते हैं, बात एक ही है। समझ में आ गया ना। अब आप बोलोगे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बता दो, चलो ठीक है। अब आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बता देता हूं। हाँ, तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपने इसको, ठीक है। सबकी डायमेंशन रखो। चार्ज की डायमेंशन जिनको आती नहीं है यहां देख लो। करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, करंट इनटू टाइम। तो करंट की डायमेंशन होती है ए, टाइम की डायमेंशन होती है टी। तो चार्ज की डायमेंशन ए टी होती है, याद रखना। तो रख देते हैं, 1 नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। चार्ज की डायमेंशन होगी ए टी, ठीक हो गया। ये भी चार्ज है तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, ए टी। अपॉन में 4 नंबर है, पाई नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, जल्दी बताओ। एम एल, यस यस, टी माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशन होती है। डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन एल 2 आ जाएगा। तो बस एक साथ ले लें तो ये आ जाएगा A2 टी टी कितना आ जाएगा, T2 अपॉन में देखो m की पावर कुछ नहीं है तो 1 ले लो, L इंटू L2 कितना आ जाएगा, L3, ये T माइनस 2। अब ये चीज़ ऊपर लेके जाऊं तो ये आ जाएगा आपका A2 T2 तो ऑलरेडी है, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, देखो साइन बदल जाता है पावर का। M1 है तो M माइनस 1 हो जाएगा, L3 है तो कितना हो जाएगा, L माइनस 3 हो जाएगा, T माइनस 2 है तो ये कितना आ जाएगा, T प्लस 2। एक साथ ले लें इसको तो कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा M माइनस 1, L माइनस 3 है, लिख देते हैं L माइनस 3। T2 और T2 कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है, 2 प्लस 2 4 और यहाँ पर को A2। तो ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है। समझ में आया ना। तो आई होप आप लोगों को कूलम्स लॉ समझ में आया होगा, ठीक है। देखो अभी स्टेटमेंट यही तो कहता था कूलम्स लॉ का, कूलम को रिस्पेक्ट देते हैं। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, जरूर लिखना चाहिए था इसने ये जरूर लिखना चाहिए था कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ठीक है ना, औरों के लिए अप्लाई नहीं होता है। क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, Q1 Q2। दूसरी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर स्क्वायर। फिर बाकी मैंने आप लोगों को निकालना ही सिखाई दिया है, इसके नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा तो घबराना नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। बताओ कूलम्स लॉ कहां कहां पे गड़बड़ करने लग जाता है। पहली चीज, ये चीजें मैं आप लोगों को एकदम क्लियर करा दिया हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। देखा ना मैंने बोला कूलम लॉ कब लगता है, जब चार्ज आपके रेस्ट में होंगे, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस होंगे, तभी कूलम्स लॉ लगेगा, नहीं तो गड़बड़ करने लग जाएगा। दूसरी भी बात बताई है, चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज, मतलब उनके साइज के कंपैरिजन में उनका सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज। समझ में आ रहा है ना। पॉइंट चार्ज मतलब उनके स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में उनका सेपरेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तीसरी चीज पता है आपको, कूलम्स लॉ ना, जब 2 चार्जेस का सेपरेशन, ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस R है ना, जब 2 चार्जेस का सेपरेशन ना R लेस देन 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है तो उस समय आपका कूलम्स लॉ लगना बंद हो जाता है। पता है क्यों? अगर आपको याद है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है पता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। और एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। हाँ, अब होता क्या है ना कि जब 2 चार्जेस का सेपरेशन लेस देन 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है, इसका मतलब चार्ज कहां आ गए बताओ, तो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे। और किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और आपका जो पता है, ये जो कूलम फोर्स है ना, कूलम जो फोर्स आपने पढ़ा, इससे पता है 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है ना,
कूलम्ब फोर्स से 100 गुना पावरफुल होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब दो चार्जेस का सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाएगा तो चार्ज न्यूक्लियस सेपरेशन से कम हो गया, चार्ज के बीच का सेपरेशन इतना कम हो गया कि आप कह सकते हो कि वो न्यूक्लियस के अंदर आ गए हैं। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे नेचर में कितने फोर्सेज होते हैं, ग्रेविटेशनल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है और न्यूक्लियर फोर्स होता है। इन तीनों में सबसे पावरफुल फोर्स होता है न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियस के अंदर इनके बीच में कूलम्ब फोर्स काम कर रहा है, लेकिन कूलम्ब फोर्स से 100 गुना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स इस कूलम्ब फोर्स को डोमिनेट कर देगा। इसलिए कहते हैं कि कूलम्ब फोर्स न्यूक्लियर सेपरेशन से अगर कम सेपरेशन पे आ जाओगे तो गड़बड़ करने लग जाता है। मान लो आपकी एक अपनी पावर है, अपने घर के आसपास, अपने गांव में आपका एक बहुत रुतबा है। अब मान लो किसी ने आपको पकड़ के अमेरिका पहुंचा दिया, आपकी पावर क्या होगी, अब आपसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं वहां, आपसे ज्यादा अमीर, आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, तो आपका रुतबा गया तेल लेने। सेम यही चीज है कि दो चार्जेस के बीच पे अट्रैक्शन रिपल्सन लग रहा होगा, लेकिन न्यूक्लियर सेपरेशन, अगर न्यूक्लियस के अंदर अगर ये चार्ज चले जाएंगे ना, तो उससे पावरफुल उसका बाप बैठा है अंदर, न्यूक्लियर फोर्स, समझ में आया, वो उसको डोमिनेट कर देगा। इसलिए लास्ट लिमिटेशन क्या कह रहा है, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। इस साइज से चार्जेस का सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा ना तो उस समय न्यूक्लियर फोर्स को, मतलब वो कूलम्ब फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स क्या कर देगा, डोमिनेट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर मुझसे पूछिए, वरना मैंने आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर दिया है। कोई भी इंसान अपना पर्सनल नंबर नहीं देता है, बट आप लोगों के मतलब भविष्य के लिए जितनी कोशिश कर सकता हूं उतनी कोशिश कर रहा हूं। तो यार थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।